आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो मतलब किसी भी बड़ी कंपनी या किसी आम इंसान की डिजिटल जिंदगी को एक पल में पूरी तरह से रोक सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मेरा मतलब है, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। आज के इन्फॉर्मेशन एज में डेटा सबसे बड़ी करेंसी बन चुका है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर उसकी सप्लाई चेन और उसकी सालों की रेपुटेशन पर पड़ता है। सही कहा। तो हमारा आज का जो सोर्स मटेरियल है उसका नाम है 12th डे डिजिटल एक्सटॉर्शन अंडरस्टैंडिंग एंड डिफीटिंग रैंसमवेयर। और हमारा मिशन यानी उद्देश्य आज ये समझना है कि ये खतरा आखिर टेक्निकल लेवल पर काम कैसे करता है और इससे बचने के तरीके क्या है। हाँ, क्योंकि देखिए, डिजिटल दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है और इस पर होने वाले हमले को समझना इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में सबसे जरूरी कड़ी है। रैंसमवेयर आमतौर पर एक मल्टी बिलियन डॉलर क्रिमिनल इंडस्ट्री बन चुका है। वही तो मैं सोच रही थी कि ये कितना अजीब है। एक सिंगल क्लिक होता है स्क्रीन पर और अगले ही सेकंड बरसों का डेटा और सेंसिटिव फाइल्स एक डिजिटल ताला लगकर बंद हो जाती हैं। ये किसी बुरे सपने जैसा है। एकदम सही एनालॉजी है ये ताले वाली। लोगों को लगता है कि रैंसमवेयर बस रैंडमली कंप्यूटर में घुसकर सब कुछ डिलीट कर देता है, पर असल में ये बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से काम करता है। मतलब ये अंधाधुंध अटैक नहीं करता। मैंने पढ़ा था कि ये स्पेसिफिकली जरूरी फाइल्स ढूंढता है। एग्जैक्टली। जब ये मैलवेयर नेटवर्क में एंटर करता है तो पहले शांति से पूरे सिस्टम की मैपिंग करता है। वो ढूंढता है कि सबसे कीमती डेटा कहाँ है, जैसे एसक्यूएल डेटाबेसेस हो गए, फाइनेंशियल स्प्रेडशीट्स या सेंसिटिव मीडिया फाइल्स। अच्छा, तो ये जानबूझकर सिस्टम फाइल्स को छोड़ देता है ताकि कंप्यूटर ऑन रह सके। हाँ, सिस्टम चलना चाहिए, तभी तो स्क्रीन पर रैंसम नोट दिखेगा ना। एक बार जब कीमती डेटा मिल जाता है तो ये AES या RSA जैसे बेहद स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके उन फाइल्स को लॉक कर देता है। इसको बिना प्राइवेट की के रिवर्स करना दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर के लिए भी लगभग नामुमकिन है। और यही वो पॉइंट है जहां फाइल्स के आगे डॉट लॉक्ड या डॉट इनक्रिप्टेड लिखा आ जाता है। लोग जब अपनी फाइल्स ओपन करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ एरर्स आते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद स्क्रीन पर एक सिंपल लेकिन डरावना रैंसम नोट आता है जिसमें एक काउंटडाउन टाइमर चल रहा होता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है कि आगामी 48 या 72 घंटों में बिटकॉइन में पेमेंट नहीं की तो डिस्क्रिप्शन की डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सच में लोगों को तोड़ देती है। अगर इसके बड़े उदाहरण देखें तो सोर्स में 2017 के WannaCry अटैक को बहुत डीपली एनालाइज किया गया है। उसने तो दुनिया भर में तबाही मचाई थी। WannaCry इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। उसने दिखाया कि रैंसमवेयर का असर सिर्फ डिजिटल स्क्रीन्स तक सीमित नहीं होता। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS पर पड़ा था, जहां लाइफ एंड डेथ की स्थिति पैदा हो गई थी। हालात इतने खराब थे कि एम्बुलेंसेस को रास्ते से ही दूसरे हॉस्पिटल्स की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा था। सही बात है। ये सिर्फ डेटा लॉस नहीं था, बल्कि एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स था। और WannaCry इसलिए भी खतरनाक था क्योंकि इसने इटर्नल ब्लू नाम के एक लीक्ड NSA एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था कि नेटवर्क में फैलने के लिए किसी यूजर के क्लिक करने की जरूरत ही नहीं थी। ओह, बिना क्लिक किए ही फैल रहा था। ये तो सच में खतरनाक है। इसके अलावा सोर्स में लॉकी और रायुक जैसे वेरिएंट्स का भी जिक्र है। रियूक ने तो एक नया ही ट्रेंड शुरू किया जिसे बिग गेम हंटिंग कहा जाता है। आम लोगों से $300 मांगने की बजाय रियूक बड़ी कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज को टारगेट करता है, जो जल्दी से सिस्टम रिस्टोर करने के दबाव में आकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर सकती हैं। तो इस सब के बाद मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आता है, इतने एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स होने के बावजूद ये किसी नेटवर्क में घुसने में कामयाब कैसे हो जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी चूक होती है? देखिए, अटैक वेक्टर्स की जो सूची सोर्स में दी गई है उससे पता चलता है कि हैकर्स टेक्नोलॉजिकल फायरवॉल्स को कम और ह्यूमन साइकोलॉजी को ज़्यादा टारगेट करते हैं। फिशिंग ईमेल्स आज भी इनका सबसे बड़ा वेपन है। फिशिंग ईमेल्स मतलब वो फेक ईमेल अटैचमेंट्स जिनमें नकली इनवॉइस या बैंक अलर्ट होता है? पहले जैसे पोरली रिटन ईमेल्स नहीं रहे, आजकल स्पेयर फिशिंग होती है। हैकर्स बाकायदा रिसर्च करके एक बिल्कुल ऑथेंटिक लगने वाला ईमेल भेजते हैं। जैसे ही उस वर्ड या एक्सेल फाइल को ओपन करके इनेबल मैक्रोस पर क्लिक किया जाता है, बैकग्राउंड में साइलेंट स्क्रिप्ट चल पड़ती है और बस उस एक क्लिक से मैलवेयर का पेलोड डाउनलोड हो जाता है। इसके अलावा एक और लूपहोल का जिक्र है सोर्स में, जो आजकल रिमोट वर्क के ज़माने में काफ़ी बड़ा थ्रेड बन गया है।
RDP यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। एग्जैक्टली लोग घर बैठे ऑफिस के सर्वर्स एक्सेस करते हैं और हैकर्स इन इंटरनेट फेसिंग RDP पोर्ट्स को स्कैन करते हैं। वो ब्रूट फोर्स अटैक्स के जरिए वीक पासवर्ड्स तोड़ के सीधे सर्वर का कंट्रोल ले लेते हैं। उसके बाद तो उनके पास पूरा एडमिन एक्सेस होता है। यानी वो मेलवेयर को सीधे नेटवर्क के हार्ट में प्लांट कर सकते हैं। मैंने डार्क वेब के बारे में भी पढ़ा था, जहां इनिशियल एक्सेस ब्रोकर्स या IABs का पूरा मार्केट बन चुका है। ये लोग सिर्फ सिस्टम्स हैक करते हैं और एक्सेस बेच देते हैं। ये RAS यानी रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल सच में सबसे बड़ा डेंजरस डेवलपमेंट है इस इंडस्ट्री का। अब एक हैकर को मैलवेयर खुद कोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। डेवलपर्स अपना मैलवेयर रेंट पर देते हैं और उनके एफिलिएट्स उसको यूज करके अटैक करते हैं। और इसके लिए उनके पास प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट तक होती है, ताकि विक्टिम्स को बिटकॉइन खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। ये तो लिटरली एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चल रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी की स्क्रीन पर वो लाल रंग का रैंसम नोट आ ही जाए, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और अहम नियम है पैनिक ना करें। घबराहट में लोग हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। हैकर्स उसी डर का फायदा उठाते हैं। सबसे पहला फिजिकल कदम है आइसोलेशन होना चाहिए। आइसोलेशन से आपका मतलब है कि उस कंप्यूटर को नेटवर्क से अलग कर देना चाहिए? पर लोग अक्सर घबराकर सिस्टम रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट करना सबसे बड़ी गलती है। रीबूट या शटडाउन करने से मैलवेयर की कुछ डिस्ट्रक्टिव स्क्रिप्ट्स ट्रिगर हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ ईथरनेट केबल निकालना और वाईफाई डिस्कनेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो भी USB ड्राइव्स जुड़ी हैं उन्हें तुरंत निकाल दें, ताकि इन्फेक्शन वहां ना फैले। एक बार सिस्टम आइसोलेट हो गया तो फिर बड़ी कंपनीज में डिबेट शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम रीबिल्ड करने में $5 मिलियन लगेंगे और हैकर सिर्फ $1 मिलियन मांग रहा है, तो चुपचाप पैसे दे देते हैं। ये अप्रोच एक्चुअली सबसे बड़ा ट्रैप है। सोर्स मटेरियल काफी डिटेल में बताता है कि रैंसम पे क्यों नहीं करना चाहिए। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला तो यही कि साइबर क्रिमिनल्स पर ट्रस्ट करने का कोई लॉजिकल बेस नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि पैसे मिलने के बाद वो अनलॉक करेंगे। सही बात है, क्रिमिनल्स की बात का क्या भरोसा। और दूसरा कारण क्या होता है? दूसरी बात यह है कि कई बार रैंसमवेयर का कोड इतना पुअरली रिटन होता है कि डिक्रिप्शन टूल मिलने के बाद भी करप्ट हो चुकी लार्ज डेटाबेसेस को प्रॉपर्ली रिकवर करना टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाता है। डेटा परमानेंटली डैमेज हो चुका होता है। और मैंने एक और इंटरेस्टिंग टर्म देखी थी, सकर लिस्ट। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे देती है तो उनका नाम इस लिस्ट में आ जाता है ना? बिल्कुल, वो एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। अंडरग्राउंड फोरम्स पर हैकर्स देखते हैं कि ये कंपनी डर के मारे पैसे देने को तैयार है, तो कुछ ही महीनों बाद उन पर नए रैंसमवेयर अटैक्स होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी पैसे देकर आप और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाते हैं। और इसका चौथा सबसे बड़ा एथिकल रीजन भी है कि हम इन्हीं पैसों से क्रिमिनल एंटरप्राइजेस को फंड कर रहे हैं। सही कहा। वही पैसा उन गैंग्स की R&D को फंड करता है। वो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर बनाते हैं। और आजकल तो डबल एक्सटॉर्शन का नया ट्रेंड चल रहा है। हैकर्स डेटा एन्क्रिप्ट करने से पहले सारा सेंसिटिव डेटा चुरा लेते हैं। ओह, तो वो धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो कॉन्फिडेंशियल डेटा इंटरनेट पर लीक कर देंगे। तब तो अगर कंपनी के पास बैकअप हो तब भी उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है। एग्जैक्टली। इसीलिए पैसे देना किसी भी तरह से एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। तो अब जब हम जानते हैं कि पेइंग आउट ऑफ द क्वेश्चन है और 100% सिक्योर फायरवॉल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो अल्टीमेटली बचाव का एक ही रास्ता बचता है, डिजिटल इंश्योरेंस। यानी एक सॉलिड और अनटचेबल बैकअप सिस्टम। लेकिन बैकअप का मतलब सिर्फ डेटा को किसी पेन ड्राइव में कॉपी करना नहीं होता। सोर्स में डिफेंस के लिए 3-2-1 रूल को गोल्डन स्टैंडर्ड माना गया है। ये रूल कैसे काम करता है, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। जरूर। ये 3-2-1 रूल किसी भी डिफेंस स्ट्रैटेजी का बैकबोन है। इसमें पहला नंबर 3 दर्शाता है कि किसी भी अहम डेटा की हमेशा 3 कॉपीज होनी चाहिए। एक ओरिजिनल डेटा जो रोज यूज हो रहा है और 2 उसकी एग्जैक्ट बैकअप कॉपीज। 3 कॉपीज इसलिए ताकि अगर एक बैकअप किसी वजह से करप्ट हो जाए तो एक फॉलबैक ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहे। और इस रूल में 2 का क्या मतलब होता है? 2 का अर्थ है कि इन कॉपीज को 2 अलग-अलग टाइप्स के स्टोरेज मीडिया में सेव करना चाहिए। जैसे एक कॉपी किसी लोकल नेटवर्क अटैच स्टोरेज यानी NAS पर हो सकती है और दूसरी कॉपी क्लाउड सर्वर या टेप बैकअप पर। 2 अलग मीडियम्स होने से ये फायदा है कि किसी एक हार्डवेयर फेलियर से दोनों बैकअप्स एक साथ बर्बाद नहीं होंगे। अब आते हैं इसके सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, यानी 1 बर। ये सबसे अहम क्यों है? क्योंकि 1 का मतलब है कि डेटा की कम से कम एक कॉपी स्ट्रिक्टली ऑफलाइन या एयर गैप्ड होनी चाहिए।
मॉडर्न रैंसमवेयर इतने एडवांस्ड हैं कि वो नेटवर्क से जुड़ी हुई सभी ड्राइव्स को स्कैन करके इनक्रिप्ट कर देते हैं। एयर गैप्ड होने का मतलब है कि बैकअप फिजिकली उस नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड हो। यानी एक ऐसी स्टोरेज ड्राइव जिसे बैकअप कंप्लीट होने के बाद सिस्टम से निकालकर सेफ जगह रख दिया गया हो, जिसे इंटरनेट से एक्सेस करना नामुमकिन हो। अगर ये सेफ है तो रैंसमवेयर की धमकी का कोई असर ही नहीं होगा। बिल्कुल। अगर सिस्टम पर अटैक होता भी है तो एडमिनिस्ट्रेटर बिना डर के इन्फेक्टेड मशीन्स को कंप्लीटली वाइप आउट करके नया ओएस इंस्टॉल कर सकता है। फिर उस क्लीन एयर गैप्ड बैकअप से सारा डेटा रिस्टोर किया जा सकता है। प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। ये सच में सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन बैकअप के साथ साथ और भी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए ना, जैसे सोर्स में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज की बात की गई है। हाँ, ये एक डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच बनाता है। हर एम्प्लॉय को अपने कंप्यूटर पर एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स देने की जरूरत नहीं होती। अगर नॉर्मल यूजर का अकाउंट हैक हो, जिसके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की परमिशन ही नहीं है, तो मैलवेयर ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पैचिंग की भी बहुत अहमियत है। विंडोज या दूसरे एप्लीकेशंस के नए अपडेट्स को तुरंत इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इन पैचेस में उन्हीं वल्नरेबिलिटीज को फिक्स किया जाता है जिनका हैकर्स फायदा उठाते हैं। सही। और आम एंटीवायरस के अलावा एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स यानी EDR जैसे एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो बिहेवियरल एनालिसिस के आधार पर अजीब एक्टिविटीज को डिटेक्ट करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से यह साफ हो जाता है कि रैंसमवेयर सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं, बल्कि एक प्रोमिनेंट थ्रेट है। हमने समझा कि ये मैलवेयर काम कैसे करता है, फिशिंग और RDP के जरिए कैसे फैलता है, और रैंसमवेयर एज अ सर्विस कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और इस थ्रेट का सामना करना बिल्कुल मुमकिन है। शांति से काम लेना, नेटवर्क को आइसोलेट करना, अटैकर्स को पे करने के ट्रैप में ना फंसना, और सबसे अहम 3-2-1 रूल के तहत एक एयर गैप्ड बैकअप रखना, यही इस एक्सटॉर्शन को हराने का सबसे सॉलिड तरीका है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे, लेकिन इस चर्चा के अंत में एक और बहुत गहरा थॉट दिमाग में आता है। ये टेक्नोलॉजी और फिजिकल दुनिया के बीच की जो लाइन मिट रही है उसके बारे में। आज रैंसमवेयर सिर्फ वर्चुअल फाइल्स और रिकॉर्ड्स को लॉक कर रहा है। जैसा हमने WannaCry में देखा था कि उसने हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स बंधक बनाए थे। पर आगे आने वाला कल और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दुनिया तेजी से इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की तरफ बढ़ रही है। यही बात मुझे थोड़ा डरा रही थी। जिस तरह स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, आने वाले वक्त में हमारी गाड़ियाँ, घर के स्मार्ट लॉक्स और यहाँ तक कि लोगों के दिल में लगे पेसमेकर्स जैसे लाइफ सेविंग डिवाइसेस डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़े होंगे। वही सबसे बड़ा सवाल है हमारे आगे। जब हर फिजिकल चीज़ एक डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी, तो क्या ये एक्सटॉर्शन सिर्फ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स तक सीमित रहेगा? सोचिए, अगर रैंसमवेयर किसी स्मार्ट कार को हाईवे पर लॉक कर दे, या किसी क्रिटिकल मेडिकल इम्प्लांट को रिमोट फ्रीज करके रैंसम मांगने लगे, ये तो फिर सिर्फ डेटा चोरी नहीं रहेगी, ये लोगों की फिजिकल सेफ्टी और उनकी जिंदगी को ही हॉस्टेज बनाने जैसा हो जाएगा। एकदम सही। साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ कंप्यूटर्स को बचाने तक सीमित नहीं रह गई है। आने वाले फ्यूचर में ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को सेफ रखने का मैकेनिज्म बन जाएगी। इस इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप के बारे में सोचना सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये सच में लोगों को सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। उम्मीद है कि इस गहरी चर्चा ने इस कॉम्प्लेक्स साइबर थ्रेट को समझने में पूरी मदद की होगी। रैंसमवेयर के बारे में इतनी जानकारी होना आज के हर डिजिटल सिटीजन की जरूरत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। अपना बैकअप हमेशा सेफ रखें।